मैं आफ्ताब मलिक फ्रॉम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंकिंग इन इंडिया, यानी भारत में जो बैंकिंग का इतिहास रहा है उस पर। तो देखिए, इंडिया में एंशियंट पीरियड में भी बैंकिंग होती थी, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बैंकिंग थी, यानी जिसके कोई रूल रेगुलेशन डेफिनेट नहीं थे। और बैंकिंग का काम उस टाइम जो व्यापारी यूनियन होती थी, जिनको श्रेणी कहा जाता था, वो करते थे। मेडिवल पीरियड में भी बैंकिंग का काम इंडिया में जारी रहा, लेकिन उस दौर में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बैंकिंग थी और ये काम साहूकारों महाजनों द्वारा किया जाता था। लेकिन जो आज बैंकिंग है वो यूरोपियन स्टाइल की बैंकिंग कहलाती है। और ये बैंकिंग की जो पैटर्न है, ये जब भारत में यूरोपियन आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, तब से ये शुरू हुआ। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू होते हैं कि यूरोपियन स्टाइल पर भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पूछते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ? 1770 में। किस कंपनी ने चलाया? अलेक्जेंडर एंड अलेक्जेंडर कंपनी ने शुरू किया था। पूछते हैं कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। पूछते हैं सक्सेस या असफल? तो ये सक्सेस नहीं हो सका, असफल रहा। और क्योंकि समाज और रूल रेगुलेशन तरह की सब प्रॉब्लम की वजह से। पूछते हैं कि क्या यूरोपियन ने हिम्मत हार दी? नहीं। उसके बाद जो अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास, एक बॉम्बे। तो हर प्रेसिडेंसी में एक बैंक खोला गया जो कहलाते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। तो इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। कामयाब रहे, सफल रहे ये। पूछते हैं क्या सरकारी पूंजी थी? नहीं, ये सब विदेशी पूंजी पर आधारित थे और लोगों की अपनी पूंजी लगी हुई थी। जब ये कामयाब हो गए तब फिर जो इंडियन पूंजीपति थे उनको भी एक शौक पैदा हुआ और उन्होंने अपने बैंक खोलना शुरू किए। तो पूछते हैं सीमित रूप से भारतीय पूंजी पर आधारित भारत का पहला बैंक? तो ये था अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 में खोला गया था। और पूछते हैं कामयाब रहा। अब जब सीमित रूप से कामयाब रहा तब फिर पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी पर आधारित बैंक खोला गया, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। ये पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी पर आधारित था और 1893 में इसको स्थापित किया गया। और आर्य समाज के एक नेता हुआ करते थे, लाला लालचंद, उन्होंने शुरू किया था और ये भी कामयाब रहा। ये सारे बैंक चलते रहे, लेकिन उसके बाद जब 1914 में यानी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जो 1918 तक चला, तो इस वर्ल्ड वार की वजह से जो इकोनॉमी थी वो डिस्टर्ब हुई और इन बैंकों पर भी इसका असर पड़ा। तब ये हुआ कि 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके, यानी एक दूसरे में विलीन करके, एक नया बैंक बना दिया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज करने के बाद। इसके बाद फिर 1935 में रिजर्व बैंक की बारी आती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी।
तो एक ज़रूरत महसूस की गई ऐसी बैंक जो संघीय आधार पर काम करे। तब 1 अप्रैल 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। और क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत पूछा जाता है, किसकी सिफारिश पर? तो ये गठित किया गया था हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन कमीशन। इसके बाद जब इंडिया फ्री हो गया तब स्वतंत्र भारत की सरकार ने नेशनलाइजेशन का काम शुरू किया और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी उस सबको राष्ट्रीय पूंजी या राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसके बाद फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका नया नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप। अब पूछते हैं ये काम किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये एक कमेटी थी, गोरेवाला कमेटी, उसकी सिफारिश पर किया गया। इसके बाद जब समाजवादी विचारधारा बढ़ी तब फिर 19 जुलाई 1969 को भारत के ऐसे 14 कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी। ये नेशनलाइजेशन समाजवादी विचारधारा के आधार पर उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके बाद फिर ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना जो ज़िला है मुख्यालय से जो दूर क्षेत्र हैं, जो इंटीरियर में गांव वगैरह पड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ बैंक शुरू किए जाएं। तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई और पहले 5 बैंक खोले गए और इनका उद्देश्य था ग्रामीण और कृषि सुविधाओं को बढ़ावा देना। इसके बाद फिर नेशनलाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाते हुए 15 अप्रैल 1980 को 6 उन कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक थी। इसके बाद फिर शुरुआत होती है महिला बैंकों के लिए। तो 19 नवंबर 2013 को देश का पहला महिला बैंक मुंबई में स्थापित कर दिया गया जिसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। लेकिन ये तरीक़ा या ये जो फैसला था वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका और फिर उसके बाद इस महिला बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2017। इसके बाद फिर मर्जिंग का काम शुरू हुआ और 17 सितंबर 2018 को जो वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली, उनके समय विजया बैंक और देना बैंक का बड़ौदा बैंक में विलय कर दिया गया और इसकी संख्या मर्ज करके या इसका भार कम कर दिया गया। अब 2025 की बात आती है तो 2025 में फिर एक नया निर्णय लिया गया कि एक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया जाए, बाकी जो हैं उन सबको मर्ज कर दिया जाए। तो 2025 में मार्च 2025 में फिर ये निर्णय लिया गया और अब वो 28 स्टेट, उन 28 स्टेट में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यानी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह गए और इस तरह से बैंकों का कार्यप्रणाली में सुधार कर दिया गया। तो ये था भारत में जो यूरोपियन स्टाइल की बैंकिंग है उसका एक संक्षिप्त इतिहास। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहें। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया।